नमस्कार, जय श्री राम। हिंदुस्तान लॉ एकेडमी पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अजीत सिंह। हम लोग साक्ष्य अधिनियम में धारा 3 सुसंगत तथ्य तक पढ़ लिए थे। आज उसके आगे से हम लोग विवादक तथ्य से पढ़ेंगे। विवादक तथ्य, सुसंगत तथ्य के बारे में हमने बताया था कि वे तथ्य जिनका इस्तेमाल विवादक तथ्य को साबित करने के लिए किया जाए वही सुसंगत तथ्य थे। कौन से तथ्य सुसंगत थे? जिनका इस्तेमाल इस विवादक तथ्य को साबित करने में किया जा रहा था, वो तथ्य सुसंगत तथ्य थे। तो विवादक तथ्य क्या होते हैं, इसको आज हम लोग जानेंगे। विवादक तथ्य की कई डिफिनीशन हम बताएंगे, इजी लैंग्वेज में बताएंगे। पहली डिफिनीशन क्या है? जब कोई पक्षकार हाँ करे और दूसरा पक्षकार इनकार करे, हो गया विवाद। एक पक्षकार हाँ करेगा, दूसरा इनकार करेगा, तो विवाद हो गया। इसी को विवादक तथ्य कहते हैं। या जिस तथ्य के अन्वेषण की आवश्यकता न्यायालय को हो, अन्वेषण या जांच की आवश्यकता हो, वो विवादक तथ्य कहलाता है। जिस तथ्य के अन्वेषण और जांच की आवश्यकता होगी वो विवादक तथ्य कहलाएगा। मतलब ये है कि जब एक पक्षकार कहेगा कि हाँ, दूसरा इनकार करेगा, मतलब हाँ और ना की स्थिति को स्पष्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा? जांच या अन्वेषण करना पड़ेगा। तो जब जांच या अन्वेषण की स्थिति बन जाए जिस तथ्य के लिए, वो तथ्य विवादक तथ्य कहलाता है। अगर और डिफिनीशन की बात करें तो जिस तथ्य के साबित या ना साबित होने से, साबित या ना साबित होने से पक्षकारों के अधिकार और दायित्व का निर्धारण हो। क्या हो? पक्षकारों के अधिकार या दायित्व का निर्धारण हो, वो विवादक तथ्य कहलाएंगे। मतलब पहली डिफिनीशन ये थी कि एक पक्षकार हाँ करे और दूसरा इनकार करे तो वो विवादक तथ्य है। जब एक पक्षकार हाँ और दूसरा पक्षकार इनकार करेगा तो उस तथ्य का सही पता लगाने के लिए अन्वेषण या जांच करना पड़ेगा। तो जब अन्वेषण या जांच करना पड़े तो वो भी तथ्य विवादक होगा। या तीसरा है कि जिस तथ्य के साबित हो जाने से या ना साबित हो जाने से किसी पक्षकार यानी जो भी पक्षकार हैं उनके अधिकार या दायित्व का निर्धारण हो जाए तो वो तथ्य विवादक तथ्य कहलाते हैं। मतलब एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि मान लीजिए एक पर्सन है ए, एक पर्सन है बी। ए यह दावा करता है या वाद लाता है कि बी ने संविदा भंग किया है, बी ने संविदा भंग किया है, और बी इस बात से इनकार करता है, बी संविदा भंग से इनकार करता है। हो गया विवाद। पहला ए कह रहा है कि इसने संविदा भंग किया और बी क्या कह रहा है कि हमने संविदा भंग नहीं किया, इनकार कर रहा है। तो डिफिनीशन में, पहली डिफिनीशन में मैं यही बताया था कि एक पक्षकार हाँ करे और दूसरा इनकार करे तो विवादक तथ्य कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए, ए कह रहा है कि बी ने संविदा भंग किया और बी कह रहा है कि हमने नहीं किया। मतलब एक हाँ कर रहा है और दूसरा इनकार कर रहा है। तो ये कौन सा तथ्य हो गया? ये विवादक तथ्य हो गया। ठीक है। अब इस बात को जानने के लिए कि वाकई में संविदा भंग हुई है या नहीं हुई है, क्या करना पड़ेगा? जांच या अन्वेषण करना पड़ेगा। जांच या अन्वेषण करना पड़ेगा। तो दूसरा हमने क्या बताया कि ऐसे तथ्य जिनके जांच या अन्वेषण की आवश्यकता हो वो विवादक तथ्य कहलाते हैं। अब यहाँ पर जांच या अन्वेषण क्यों हो रहा है? क्योंकि ये कह रहा है कि संविदा भंग हुई है और ये कह रहा है कि संविदा भंग नहीं हुई है। अब हुई है कि नहीं हुई है, इस विषय का या इस तथ्य का पता लगाने के लिए न्यायालय क्या करेगा? जांच करेगा या अन्वेषण करेगा। तो जिस तथ्य के जांच या अन्वेषण की आवश्यकता होती है वो तथ्य विवादक तथ्य कहलाते हैं। तो दूसरा भी आप लोग समझ गए होंगे। अब तीसरे की बात करें कि ऐसा तथ्य जिसके साबित या न साबित होने से पक्षकारों के अधिकार या दायित्व का निर्धारण होता है, वो विवादक तथ्य कहलाते हैं। अब इसी डिफिनीशन में, इसी एग्जाम्पल में हम लोग समझते हैं कि ए है और बी है। ए कह रहा है कि संविदा भंग किया है बी ने और बी इनकार कर रहा है। अगर ये बात साबित हो जाए कि हाँ संविदा भंग हुई है,
तो ए को उसका जो दावा है उस दावे की पूर्ति मान ली जाएगी, यानी ए को उसका अधिकार मिल जाएगा। और भंग बी ने किया है तो किस दायित्व तक बी जिम्मेदार है, बी के दायित्व का भी निर्धारण हो जाएगा। यानी किसके दायित्व का निर्धारण होगा, बी के। क्यों दायित्व का निर्धारण होगा और किस लेवल तक होगा, जिस लेवल तक ये जिम्मेदार होगा उस लेवल तक इसके ऊपर दायित्व अधिरोपित की जाएगी। और ए का क्या होगा, ए को उसका अधिकार मिल जाएगा। तो आप लोग समझ गए होंगे कि यानी अगर ये साबित हो जाए कि बी ने संविदा भंग किया है तो बी को उस दायित्व के लिए यानी संविदा भंग के दायित्व के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। और ए को जिसकी क्षति हुई है संविदा भंग से, जो भी क्षति हुई है उसकी भरपाई कर दी जाएगी, अर्थात उसको उसका अधिकार दे दिया जाएगा। तो तीसरी बात हमने यही बताई कि जिस तथ्य के साबित या न साबित हो जाने से पक्षकारों के अधिकार या दायित्व का निर्धारण हो, वो विवादक तथ्य है। यहाँ पर तीनों डिफिनीशन जो हमने बताया, इजी लैंग्वेज बताया, एग्जाम्पल से समझाया, और एक ही एग्जाम्पल से देखे तीनों बातें निकल करके सामने आई। यहाँ पर ए कह रहा था संविदा भंग हुई है और बी इनकार कर रहा था, तो एक पक्षकार हाँ करे दूसरा इनकार करे, ऐसा तथ्य क्या कहलाएगा, विवादक तथ्य कहलाएगा। फिर हमने कहा कि जब एक हाँ करेगा दूसरा इनकार करेगा तो ऐसे में सच्चाई पता लगाने के लिए जांच या अन्वेषण करना पड़ेगा। तो जिस तथ्य के लिए जांच या अन्वेषण की आवश्यकता हो वो विवादक तथ्य कहलाएंगे। और मैंने ये बताया कि जब ये स्पष्ट हो जाएगा, ये साबित हो जाएगा कि ए जो कह रहा है वो सही है, अर्थात बी ने संविदा भंग किया है, तो ए को उसका अधिकार मिल जाएगा और बी को उसके दायित्व यानी संविदा भंग के लिए जिम्मेदार ठहराया जाएगा। तो जिस तथ्य के साबित या ना साबित हो जाने पर पक्षकारों के अधिकार या दायित्व का निर्धारण हो जाए वो विवादक तथ्य है। तो इतनी बात हम लोग समझ गए होंगे। इसी विवादक तथ्य में और भी एग्जाम्पल के सहारे हम लोग समझते हैं एकदम स्पष्ट तरीके से इसको हम लोग समझ लेते हैं। मान लीजिए एक पर्सन ए है, ये कहता है कि बी ने हमसे धन उधार लिया है। बी क्या किया है, धन उधार लिया है। और बी क्या कहता है कि हम धन उधार नहीं लिए हैं, इनकार करता है। पहला क्या है, ए कहता है कि बी ने धन उधार लिया है और बी क्या कहता है कि नहीं धन हम उधार नहीं लिए हैं। तो कौन सा तथ्य होगा, विवादक होगा। क्यों विवादक होगा, क्योंकि ए हाँ कह रहा है और बी इनकार कर रहा है, तो विवादक होगा। अब इस विषय में मुख्य प्रश्न क्या है, मुख्य प्रश्न क्या है, मुख्य प्रश्न ये है कि बी धन उधार लिया है कि नहीं लिया है। जो मुख्य प्रश्न होता है, जो मुख्य प्रश्न होता है वही विवादक तथ्य होता है, वही विवादक तथ्य होता है। तो इसमें मुख्य प्रश्न क्या है, इसमें मुख्य प्रश्न ये है कि ए ने धन उधार दिया था कि नहीं, अर्थात बी वाकई में धन उधार लिया था कि नहीं लिया था, यह मुख्य प्रश्न है और यही मुख्य प्रश्न विवादक तथ्य है। तो विवादक तथ्य समझ गए होंगे कि जो मुख्य प्रश्न हो वो विवादक तथ्य है। यहां पे मुख्य प्रश्न क्या है कि बी धन उधार लिया था कि नहीं लिया था, यही मुख्य प्रश्न है। अब इसी मुख्य प्रश्न का निर्धारण हो जाए तो पता चल जाए कि लिया था कि नहीं लिया था। अब इस मुख्य प्रश्न का पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा भाई, पैसा लिया था कि नहीं लिया था इसका पता लगाने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो जांच करना पड़ेगा या तो अन्वेषण करना पड़ेगा। तो आया दूसरा बात निकल करके ना कि एक पक्षकार हाँ दूसरा इनकार करे, या जो मुख्य प्रश्न हो किसी समस्या का जो मुख्य प्रश्न है वही मुख्य प्रश्न विवादक तथ्य है। और मुख्य प्रश्न का कैसे हम लोग सॉल्व करेंगे, कैसे पता लगाएंगे कि इस मुख्य प्रश्न का उत्तर क्या है, पैसा उधार लिया है कि नहीं लिया है, इसको जानने के लिए या तो जांच करेंगे और या तो अन्वेषण करेंगे। जब जांच या अन्वेषण में बात क्या आ जाएगी सामने कि या तो लिया है या तो नहीं लिया है। मान लीजिए अगर ये बात सामने आ गई कि बी ने धन उधार लिया है तो बी को धन उधार लेने के दायित्व तक जिम्मेदार ठहराया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा, उतना ही जिम्मेदार ठहराया जाएगा जितना ये जिम्मेदार होगा। और एक को क्या होगा, एक को उसका अधिकार यानी धन जो उधार दिया था वो दिलाया जाएगा। तो तीसरी बात निकल करके आई कि जब विवादक तथ्य के निर्धारण से या किसी तथ्य के
साबित या ना साबित हो जाने से पक्षकारों के अधिकार या दायित्व का निर्धारण हो जाए, वो विवादक तथ्य है। तो दूसरे एग्जाम्पल से हम लोगों ने समझा कि ए ने कहा कि बी धन उधार लिया है और बी मना कर दिया हम धन उधार नहीं लिए हैं, तो ये कौन सा तथ्य होगा? विवादक तथ्य होगा। और इसमें मुख्य प्रश्न क्या है? इसमें मुख्य प्रश्न क्या है? इसमें मुख्य प्रश्न पर यह है कि पता कैसे लगेगा कि ए ने लिया है कि नहीं, ए ने दिया है कि नहीं दिया है। ये पता लगाने के लिए जांच अन्वेषण करना पड़ेगा, और जांच अन्वेषण में जो बातें सामने आएगी, जो भी सही बात होगा, उस सही बात से क्या होगा? पक्षकार जो भी हैं उनके अधिकार और दायित्व का निर्धारण कर दिया जाएगा। तो यही 3 बातें थी कि एक पक्षकार हाँ करे, दूसरा इनकार करे, या जिस तथ्य के जांच या अन्वेषण की आवश्यकता हो, या जिस तथ्य के साबित या ना साबित हो जाने से पक्षकारों के अधिकार या दायित्व का निर्धारण हो, वो विवादक तथ्य है। ये दूसरा एग्जाम्पल था। चलिए एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। ए पर यह अभियोग चल रहा है कि इसने बी का मर्डर कर दिया, बी का मर्डर कर दिया, हत्या कर दिया। ए पर मुकदमा चल रहा है कि इसने बी की हत्या कर दी। अब ये कौन सा तथ्य है? ये विवादक तथ्य है। क्यों? क्योंकि पता नहीं हत्या किया है कि नहीं किया है, और इस चीज को पता लगाने के लिए हत्या किया है कि नहीं किया है क्या किया जा सकता है? जांच या अन्वेषण से ही पता लगाया जा सकता है। हो गया ना, इसमें जांच या अन्वेषण का विषय आ गया, और जिसमें जांच या अन्वेषण का विषय आए वो क्या हो जाएगा? विवादक तथ्य हो जाएगा। अब भाई पता नहीं हत्या ए ने किया है कि नहीं किया है, इस तथ्य का पता लगाने के लिए जांच या अन्वेषण ही किया जाएगा, और जिस तथ्य को जानने के लिए जांच या अन्वेषण किया जाता है वही तथ्य विवादक तथ्य कहलाता है। अब यहाँ पर ए के ऊपर अभियोग चलाया जा रहा है, ट्रायल चलाया जा रहा है, विचारण ए का किया जा रहा है कि इसने बी की हत्या की। अब पता नहीं हत्या की है कि नहीं, इसको जानने के लिए जांच या अन्वेषण करना पड़ेगा। जिस तथ्य के जांच अन्वेषण की आवश्यकता होती है वो तथ्य क्या होते हैं? विवादक तथ्य होते हैं। और जांच या अन्वेषण में अब चीज पाया जाएगा कि ये ने हत्या की है, तो ए को हत्या के दायित्व के लिए क्या किया जाएगा? जिम्मेदार ठहरा दिया जाएगा। और बी को क्या होगा? बी को न्याय मिल जाएगा, यानी उसको उसका अधिकार मिल जाएगा। तो क्या हो रहा है कि जैसे ही इस तथ्य का, यानी जो हत्या का तथ्य था, ये साबित हो जाएगा, वैसे ही ए को जिम्मेदार ठहराया जाएगा और बी को उसको अधिकार यानी न्याय मिल जाएगा। यानी एक पक्षकारों को क्या हो रहा है? अधिकार और दायित्व का निर्धारण हो रहा है। तो ये तथ्य क्या हो जाएंगे? ये तथ्य विवादक तथ्य हो जाएंगे। अब यहाँ पर अगर हमने एक और बात बताया था कि जो मुख्य प्रश्न होता है, जो मुख्य प्रश्न होता है वही विवादक तथ्य कहलाता है। आइए इसको भी समझ लेते हैं कि हमने ऐसा क्यों कहा। जैसे हमने अभी कहा कि ए के ऊपर अभियोग चल रहा है कि इसने बी का मर्डर किया है। अब इसमें मुख्य प्रश्न क्या है कि मर्डर किया है कि नहीं किया है? मर्डर किया है कि नहीं किया है, यही मुख्य प्रश्न है। किया है या नहीं किया है, यही मुख्य प्रश्न है। और यही मुख्य प्रश्न, मर्डर किया है कि नहीं किया है, यही विवादक तथ्य होगा। और इस मुख्य तथ्य का उत्तर कैसे मिलेगा? जांच या अन्वेषण से मिलेगा। और इस मुख्य तथ्य को जिस तथ्य से साबित किया जाएगा या जिस तथ्य का इस्तेमाल इस प्रश्न को हल करने में किया जाएगा वही सुसंगत तथ्य होगा। यह था विवादक तथ्य। आप लोग समझ गए होंगे। सुसंगत तथ्य को मैंने क्या बताया कि जिस तथ्य का इस्तेमाल विवादक तथ्य को साबित करने में किया जाए वो सुसंगत है। और विवादक तथ्य क्या है? मुख्य प्रश्न जो है वही विवादक है। क्या ए ने बी की हत्या की है? यही मुख्य प्रश्न है। क्या ए ने वाकई में बी से धन उधार लिया था? ये मुख्य प्रश्न है, ये विवादक हो जाएगा। क्या ए ने वाकई में, बी ने वाकई में संविदा भंग ए के साथ किया है? यही मुख्य प्रश्न है। अब इन 3 उदाहरणों में मुख्य प्रश्न निकल करके सामने आए, और इस मुख्य प्रश्न का पता कैसे लगाया जाएगा? कैसे क्लियर होगा कि इस मुख्य प्रश्न का जवाब या उत्तर क्या होगा? तो मुख्य प्रश्न को जानने के लिए जांच या अन्वेषण करना पड़ेगा। और जब हम जांच या अन्वेषण करेंगे तो जो मुख्य प्रश्न है
क्या ए ने बी का मर्डर किया है? इसका जवाब मिल जाएगा कि हाँ किया है, और जब किया है तो ए को सजा मिलेगी, यानी उस दायित्व के लिए उसे अधिरोपित किया जाएगा, जिम्मेदार ठहराया जाएगा, और बी को उसका अधिकार यानी न्याय मिल जाएगा। तो विवादक तथ्य में सिर्फ इतना सा ही याद रखिए, 2-3 बातें जो मैंने बताया था कि एक पक्षकार हाँ करे और दूसरा पक्षकार क्या करे, इनकार करे। पहली डिफिनीशन तो ये थी। दूसरी डिफिनीशन मैंने बताया था कि जिस तथ्य को जांच या जो तथ्य जांच या अन्वेषण का विषय हो वो विवादक तथ्य है। तीसरा मैंने ये बताया था कि जिस तथ्य के साबित या न साबित, जिस तथ्य के साबित या न साबित होने से क्या हो जाए, पक्षकारों के अधिकार और दायित्व का निर्धारण हो जाए, वो विवादक तथ्य हैं। 3 डिफिनीशन मैंने बताया कि जब कोई पक्षकार हाँ करे और दूसरा इनकार कर दे, हो गया विवाद। दूसरा, जिस तथ्य के जांच या अन्वेषण की आवश्यकता हो वो विवादक तथ्य है। तीसरा, जिस तथ्य के साबित या ना साबित हो जाने से पक्षकारों के अधिकार व दायित्व का निर्धारण हो वो विवादक तथ्य है। या जो मुख्य प्रश्न है वो विवादक तथ्य होता है, जो मुख्य प्रश्न होता है। अब इस मुख्य प्रश्न का मतलब भी मैंने बताया कि मुख्य प्रश्न पहले एग्जाम्पल में क्या था कि क्या बी ने वाकई में संविदा भंग किया है, ये मुख्य प्रश्न था कि संविदा भंग बी ने किया है कि नहीं किया है। दूसरा एग्जाम्पल जो मैंने बताया कि क्या वाकई में बी ने ए से उधार लिया है, यही मुख्य प्रश्न है कि उधार लिया है कि नहीं लिया है। तीसरे में क्या वाकई में ए ने बी का मर्डर किया है, ये मुख्य प्रश्न है। तो मुख्य प्रश्न जो होता है वही विवादक तथ्य कहलाता है, और जिस तथ्य का इस्तेमाल अब इस मुख्य प्रश्न को साबित करने के लिए किया जाएगा वो तथ्य सुसंगत हो जाएगा। तो विवादक तथ्य में इतना समझ गए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, सेक्शन 3 में और शब्दावलियां थी उनको समझते हैं, उनका क्या मतलब होता है। अब हम लोग दस्तावेज पढ़ लेते हैं। दस्तावेज, दस्तावेज का मतलब होता है किसी पदार्थ पर किसी अक्षर या अंकों से जो कुछ भी चिन्हित या लिखित किया जाएगा वो दस्तावेज कहलाएगा। किसी पदार्थ पर क्या किया जाए, किसी अंकों से या अक्षरों से जो कुछ भी लिखा जाएगा या चिन्हित किया जाएगा वो दस्तावेज है। जैसे दीवार पर जो कुछ भी लिख दिया जाए या कोई चिन्ह बना दिया जाए, दीवार पर लिख दिया जाए या चिन्ह बना दिया जाए तो दीवार क्या हो जाएगा, दीवार दस्तावेज कहलाएगा। हम बोर्ड पर ये कुछ लिख दे रहे हैं, ये जो कुछ भी बोर्ड पे लिख दे रहे हैं इसको लिख देने की वजह से बोर्ड क्या कहलाएगा, दस्तावेज कहलाएगा। अगर दूध वाला अपना कोई हिसाब दीवार पर पे लिख देता है तो दीवार क्या हो जाएगी, दस्तावेज हो जाएगी। जो बोर्ड लगा होता है कि जिला अधिकारी प्रयागराज, वो बोर्ड भी दस्तावेज होता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि किसी पदार्थ पर यानी किसी भी चीज़ पर कुछ लिख दिया जाए या कोई चिन्ह बना दिया जाए तो दस्तावेज कहलाता है। जैसे दूध वाला अपना हिसाब किताब कैलेंडर पर लिख दे तो कैलेंडर क्या हो जाएगा, दस्तावेज। अपना हिसाब किताब दीवार पर लिख दे तो दीवार क्या हो जाएगी, दस्तावेज। हम इस बोर्ड पर ये जो लिख दिए हैं दस्तावेज, पदार्थ, ये सब लिख दिए हैं तो ये बोर्ड क्या हो गया, दस्तावेज। जो बोर्ड लगा होता है किसी का नाम का यानी किसी के नेम प्लेट जो होती है, नेम प्लेट, वो नेम प्लेट भी दस्तावेज कहलाती है। बोर्ड लगा है वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक प्रयागराज, तो वो बोर्ड क्या हो गया, दस्तावेज हो गया। जो कुछ भी हमारी बुक में लिखा है वो क्या हो गई, दस्तावेज हो गई। तो यानी जो कुछ भी कहीं पर लिख दिया जाए, कहीं पर ऐसे चिन्ह बना दिया जाए तो एक चिन्ह क्या हो गया, दस्तावेज हो गया। दस्तावेज में सिर्फ इतनी बात है। अब हम लोग साक्ष्य को पढ़ लेते हैं। इसी 3 में साक्ष्य को भी परिभाषित किया गया है। साक्ष्य, साक्ष्य का क्या मतलब होता है,
साक्ष्य को हम पढ़ाए थे, स्टार्टिंग में ही बताए थे कि ये लैटिन भाषा के एविडेंसिया से बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बी क्लियर, स्पष्ट हो जाना, स्पष्ट हो जाना। तो साक्ष्य का मतलब क्या हो गया? किसी चीज को या किसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए जो कुछ भी सामग्री उपलब्ध कराई जाती है वो सामग्री क्या कहलाएगी? साक्ष्य कहलाएगी। किसी तथ्य को स्पष्ट करने के लिए, जैसे ए ने बी का मर्डर किया है, ए ने बी का मर्डर किया है और मर्डर होते हुए सी ने देखा है। अब सी कोर्ट में आकर के ये बयान देगा कि हाँ ए ने बी का मर्डर किया है। क्यों सी को बुला करके इसका साक्ष्य लिया जा रहा है? क्योंकि ये स्पष्ट हो जाए, क्योंकि ये स्पष्ट हो जाए कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। सी को बुला करके इसका साक्ष्य क्यों लिया गया? स्पष्ट करने के लिए कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। तो साक्ष्य का मतलब क्या हो गया? स्पष्ट होना, स्पष्ट होना। ये एविडेंसिया लैटिन भाषा के शब्द एविडेंसिया से बना है, एविडेंसिया, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है बी क्लियर। हिंदी में कहें तो स्पष्ट हो जाओ, स्पष्ट हो जाओ। अब ए ने बी का मर्डर किया है कि नहीं किया है? मर्डर किया है, सी ने देखा है, तो सी को कोर्ट में जा करके गवाही क्यों देनी पड़ रही है? क्योंकि ये बात स्पष्ट हो जाए कि ए ने ही मर्डर किया है, ये बात क्लियर हो जाए कि ए ने ही बी का मर्डर किया है। इस बात को स्पष्ट या क्लियर करने के लिए क्या उपलब्ध कराया गया? सी का साक्ष्य। तो सी क्या हो गया? साक्षी हो गया, साक्षी हो गया। तो साक्ष्य का मतलब समझ गए होंगे कि जिस तथ्य को साबित करने के लिए, किसी भी तथ्य को साबित करने के लिए या स्पष्ट करने के लिए जो कुछ भी हम उपलब्ध कराते हैं वो सब साक्ष्य है। इसमें टेलर महोदय की अगर परिभाषा की बात करें तो टेलर महोदय ने कहा है कि बहस को छोड़कर वो सभी साधन जिनके द्वारा किसी बात या तथ्य का साबित या न साबित किया जा सकता है वो क्या है? वो साक्ष्य हैं। टेलर महोदय ने क्या परिभाषा दिया है कि बहस को छोड़कर, पहली बात इन्होंने कहा बहस को छोड़कर, बहस को छोड़कर सभी साधन, बहस को अगर छोड़ दिया जाए, बहस को छोड़ने के बाद जितने भी साधन का इस्तेमाल हम किस लिए करते हैं? किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए करते हैं, साबित या ना साबित करने के लिए करते हैं। तो क्या कहलाएगा? साक्ष्य कहलाएगा। यानी बहस साक्ष्य में शामिल नहीं होता है। ये मतलब है मेरा बताने का कि बहस साक्ष्य में शामिल नहीं होता है, शामिल नहीं होता है। अब इस बहस के अलावा जो भी साधन हम किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए देंगे वही साधन क्या कहलाएगा? साक्ष्य कहलाएगा। साक्ष्य क्या है? एक साधन है। साक्ष्य क्या है? एक साधन है जिसके जरिए हम क्या करते हैं? किसी तथ्य को साबित, साधन, साक्ष्य क्या है? एक साधन है। इस साधन के जरिए हम क्या करते हैं? किसी तथ्य को साबित या ना साबित करते हैं। बस इतनी सी बात याद रख लीजिए, ना साबित करते हैं। टेलर महोदय ने यही कहा है कि बहस साक्ष्य में शामिल नहीं है और इसके अतिरिक्त जो भी साधन हम प्रयोग करते हैं किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए वही साधन साक्ष्य कहलाता है। इतनी सी बात है, यही साधन साक्ष्य कहलाएगा। कौन सा साधन? जिस भी साधन का प्रयोग हम किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए करेंगे। जैसे हमने कहा कि ए ने बी का मर्डर किया है और सी ने देखा है, तो हम सी का प्रयोग कर रहे हैं किस लिए? ये साबित करने के लिए कि ए ने बी का मर्डर किया है। तो सी क्या हो गया? एक तरह से साक्ष्य हो गया, तो साक्षी कहलाएगा। तो ये टेलर महोदय की परिभाषा थी। इसी में एक और महोदय हैं, बेंथम महोदय। इन्होंने कहा है कि ऐसा तथ्य जिसका मस्तिष्क के सामने उपस्थित हो जाने से किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे वो साक्ष्य है। क्या कहा? कि ऐसा कोई तथ्य जिसका मस्तिष्क के सामने उपस्थित हो जाने से किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे वो साक्ष्य है। बेंथम महोदय ने क्या कहा उसको देख लेते हैं। टेलर महोदय थे, दूसरे हैं बेंथम।
बेंथम। बेंथम ने कहा कि मस्तिष्क के सामने ऐसा तथ्य जिसको मस्तिष्क के सामने उपस्थित हो जाने से, कैसा तथ्य, ऐसा तथ्य जिसके मस्तिष्क के सामने उपस्थित हो जाने से, मस्तिष्क के सामने उपस्थित हो जाने से क्या हो जाए, किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, वो साक्ष्य है। बेंथम ने क्या कहा कि ऐसा तथ्य, कैसा तथ्य, जो हमारे मस्तिष्क के सामने आ जाए, और मस्तिष्क के सामने अगर कोई तथ्य उपस्थित हो जा रहा है और उसके उपस्थित हो जाने से किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लग जाए तो क्या कहलाएगा, साक्ष्य कहलाएगा। बेंथम महोदय और टेलर महोदय की परिभाषा थी। टेलर ने कहा कि बहस को छोड़कर वे सभी साधन जो किसी तथ्य को साबित या ना साबित करते हैं वो साक्ष्य कहलाते हैं। और बेंथम महोदय ने कहा कि ऐसा तथ्य जिसके मस्तिष्क के सामने उपस्थित हो जाने से, मस्तिष्क के सामने उपस्थित हो जाने से किसी तथ्य का अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, वो साक्ष्य है। यह दूसरी परिभाषा थी। तीसरा एक आसबर्न शब्दकोश है। आसबर्न शब्दकोश यानी डिक्शनरी है आसबर्न की। इसमें भी साक्ष्य को परिभाषित किया है। साक्ष्य से कह रहा है कि साक्ष्य से अभिप्राय उन समस्त साधनों से या विधिक तथ्यों से है जिनके द्वारा किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध किया जाता है। मतलब क्या कह रहा है आसबर्न का शब्दकोश, कह रहा है कि ऐसा विधिक साधन, ऐसा विधिक साधन, मतलब आसबर्न का शब्दकोश साक्ष्य को एक विधिक साधन बता रहा है, और ऐसा विधिक साधन जिससे किसी तथ्य को सिद्ध या असिद्ध किया जाता है, सिद्ध या असिद्ध किया जाता है, सिद्ध या असिद्ध किया जाता है, वो क्या है, साक्ष्य है। तो साक्ष्य में हमने 3 परिभाषाएं देखी और एक हमने जो खुद बताया उसको देखा। पहली परिभाषा इसकी थी स्पष्ट हो जाना। ये एविडेंसिया के, जो लैटिन भाषा का एविडेंसिया है, लैटिन भाषा के एविडेंसिया शब्द से बना है जिसका मतलब होता है बी क्लियर, अर्थात स्पष्ट हो जाना। और 3 परिभाषाएं और हमने बताया। पहला टेलर महोदय ने बताया कि बहस को छोड़कर, आर्गुमेंट को छोड़कर वे सभी साधन जिससे किसी तथ्य को साबित या ना साबित किया जाता है वो साक्ष्य है। जिस तथ्य का इस्तेमाल हम किसी दूसरे, जिस साधन का इस्तेमाल या जिस सामग्री का इस्तेमाल हम किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए करते हैं, वो सामग्री या वो साधन साक्ष्य कहलाता है। ये टेलर महोदय ने कहा। बेंथम महोदय ने कहा कि ऐसा तथ्य जिसके मस्तिष्क के सामने उपस्थित हो जाने से किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लगे, वो साक्ष्य। कोई तथ्य अगर हमारे मस्तिष्क के सामने उपस्थित हो रहा है तो किसी तथ्य के अस्तित्व या अनस्तित्व का पता लग जाए तो साक्ष्य कहलाएगा। तीसरा हमने बताया आसबर्न डिक्शनरी, आसबर्न शब्दकोश की, जिसने कहा कि साक्ष्य एक विधिक साधन है जो किसी तथ्य के सिद्ध या असिद्ध करता है, वो साक्ष्य है। अगर क्वेश्चन ये प्री में पूछ लिया जाए कि साक्ष्य में शामिल है या बहस क्या साक्ष्य में शामिल है, ये क्वेश्चन पूछ लिया जाए, या पूछ लिया जाए कि साक्ष्य में शामिल है और 4 ऑप्शन दे दिया जाए, उसमें एक ऑप्शन बहस भी हो, तो बहस क्या है, साक्ष्य में शामिल नहीं है, ये टेलर महोदय ने कहा है। अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए बहस होता है तो ऑप्शन जो रहेगा, एक साक्ष्य होता है बहस, तो एक साक्ष्य नहीं होता है बहस। बहस क्या होता है, साक्ष्य नहीं होता है। तो स्पष्ट जान लीजिए कि अगर ये पूछ लिया जाए साक्ष्य है तो ये साक्ष्य, बहस है तो बहस एक साक्ष्य नहीं है। बहस किसी चीज को साबित करने के लिए अधिवक्ता द्वारा कोर्ट में अपना तर्क जो प्रस्तुत किया जाता है, सिर्फ वही तर्क है, ना कि साक्ष्य है।
क्लियर। जो भी विधिक साधन कोर्ट में प्रोवाइड कराए जाते हैं, उस विधिक साधन के बारे में कोर्ट में हम अपना एक्सप्लेनेशन देते हैं, वही एक्सप्लेनेशन केवल बहस है, ना कि साक्ष्य है। साक्ष्य क्या है? जो तथ्य को साबित करने के लिए हम सामग्री उपलब्ध कराए, वही सामग्री साक्ष्य है। तो ये साक्ष्य की परिभाषा थी। हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। इसके आगे 3 शब्दावली और हैं सेक्शन 3 में, उस तीनों शब्दावली को हम लोग देख लेते हैं। 3 शब्दावली हैं: साबित, साबित, ना साबित, और तीसरा है साबित नहीं हुआ। साबित नहीं हुआ। इन तीनों शब्दावली को हम लोग समझ लेते हैं। साबित का क्या मतलब होता है, ना साबित का क्या मतलब होता है, साबित नहीं हुआ का क्या मतलब होता है। ये प्री में पूछा जाता है और कभी कभार मेंस में भी पूछा जाता है। तो साबित का मतलब होता है न्यायालय अपने सम्मुख उपस्थित सभी विषयों पर विचार कर लेने के पश्चात यह मान ले कि इस तथ्य का अस्तित्व है, या उस तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिक अधिसंभाव्य बना दे कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति उस विशेष मामले में यह मान ले कि इस तथ्य का अस्तित्व है। तो इसमें 2 बातें कह रहा है। पहली बात कह रहा है कि न्यायालय तथ्य के अस्तित्व को मान ले, और दूसरे में कह रहा है कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति उस तथ्य के अस्तित्व को मान ले। पहले में क्या कह रहा है कि न्यायालय क्या करे, किसी तथ्य के अस्तित्व को मान ले। और न्यायालय तथ्य के अस्तित्व को कब माने? जो भी उसके समक्ष विषय हैं, उस विषय पर विचार कर लेने के बाद, जो भी उसके समक्ष विषय हैं, उस विषय पर विचार कर लेने के पश्चात न्यायालय मान ले कि इस तथ्य का अस्तित्व है, और उस तथ्य के अस्तित्व को क्या करे, इतना अधिक अधिसंभाव्य बना दे, इतना अधिक कि कोई प्रज्ञावान व्यक्ति भी मान ले कि हाँ उस तथ्य का अस्तित्व है। तो पहले में न्यायालय ने तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार किया, और दूसरे में प्रज्ञावान व्यक्ति स्वीकार करेगा। प्रज्ञावान व्यक्ति स्वीकार कैसे करता है? न्यायालय तो विषय जो भी उसके समक्ष हैं, उस विषय पर विचार करने के पश्चात करता है। तो प्रज्ञावान व्यक्ति कैसे करता है? न्यायालय ने जब तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार किया था ना, उसके अस्तित्व को इतना अधिक अधिसंभाव्य बना दे कि उस अधिसंभावना से जान ले कि हाँ उस तथ्य का अस्तित्व है। यह प्रज्ञावान व्यक्ति की बात है। तो साबित में क्या होता है? साबित का मतलब यह होता है कि किसी तथ्य के अस्तित्व को स्वीकारना, अस्तित्व को स्वीकारना, किसी तथ्य के अस्तित्व को स्वीकारना। तो इसमें 2 लोग तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार कर रहे थे। पहला न्यायालय कर रहा था। न्यायालय कैसे कर रहा था? जो भी उसके समक्ष विषय हैं, उस विषय पर विचार कर लेने के पश्चात तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा था। और प्रज्ञावान व्यक्ति कैसे स्वीकार कर रहा था? न्यायालय ने जब इस तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार किया ना, तो इसके तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिक अधिसंभाव्य बना दे, अधिक संभाव्य बना दे कि प्रज्ञावान व्यक्ति भी मान ले कि इस तथ्य का अस्तित्व है। साबित का सिर्फ इतना मतलब होता है कि 2 लोग मान लें कि तथ्य का अस्तित्व है। पहला न्यायालय अपने समक्ष विषय पर विचार करने के पश्चात मान ले, और दूसरा प्रज्ञावान व्यक्ति। प्रज्ञावान व्यक्ति कैसे माने? न्यायालय ने जो तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार किया है, उस तथ्य के अस्तित्व को इतना अधिक अधिसंभाव्य बना दे कि प्रज्ञावान व्यक्ति भी मान ले कि हाँ तथ्य का अस्तित्व है। तो साबित में 2 लोग ऐसे हैं जो तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार करते हैं। एक तो न्यायालय है और दूसरा प्रज्ञावान व्यक्ति है। न्यायालय के समक्ष जो विषय हैं उस पर विचार करने के पश्चात तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार करता है, और प्रज्ञावान व्यक्ति न्यायालय द्वारा जो तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार किया गया है, यदि इसको अधिक संभाव्य बना दिया जाता है तो प्रज्ञावान व्यक्ति भी यह स्वीकार कर लेता है कि इस तथ्य का अस्तित्व है। यही है साबित में। और ना साबित की बात करें तो ना साबित का मतलब होता है किसी तथ्य के अस्तित्व को इनकार करना। तथ्य के अस्तित्व को क्या कर दिया जाए? स्वीकार ना किया जाए, इनकार कर दिया जाए। मतलब इसका ठीक उल्टा,
इसका ठीक उल्टा। तो दो लोग ऐसे हैं जो तथ्य के अस्तित्व को इनकार करेंगे। पहला न्यायालय, फिर से वही बात, न्यायालय कैसे इनकार करेगा? जो उसके समक्ष विषय हैं उस विषय पर विचार करने के पश्चात, जो उसके समक्ष विषय हैं उस विषय पर विचार कर लेने के पश्चात न्यायालय क्या मान ले कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। और प्रज्ञावान व्यक्ति कब मान लेगा? प्रज्ञावान व्यक्ति मान ले, पहले मैंने बताया कि न्यायालय के समक्ष जो विषय हैं उस विषय पर विचार कर लेने के पश्चात न्यायालय यह मान ले कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। फिर दूसरा मैंने बताया कि प्रज्ञावान व्यक्ति भी यह मान ले कि इस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। ये कैसे मानेगा? तो ये मानेगा जो न्यायालय ने तथ्य के अस्तित्व को अस्वीकार किया या कहा कि तथ्य का अनस्तित्व है, उस अनस्तित्व को, तथ्य के अनस्तित्व को अधिक संभाव्य बना दे, अधिक संभाव्य बना दे कि उस विशेष मामले में प्रज्ञावान व्यक्ति भी मान ले कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है। इसका ठीक उल्टा, अगर हम इसको कनेक्ट, हमने ब्रेक डाउन तोड़ करके इसको डिफिनीशन को देखा, अगर कनेक्ट कर दें तो सामने निकल के आता है कि जब न्यायालय अपने समक्ष प्रस्तुत विषय पर विचार कर लेने के पश्चात किसी तथ्य के अस्तित्व को अस्वीकार करता है और उस तथ्य के अनस्तित्व को इतना अधिक संभाव्य बना दे कि उस मामले में कोई प्रज्ञावान व्यक्ति भी ये मान ले कि उस तथ्य का अस्तित्व नहीं है। हमने डिफिनीशन को कनेक्ट किया और ये ब्रेक डाउन करके बताया कि दो लोग ऐसे हैं जो तथ्य के अस्तित्व को नहीं मान रहे हैं। एक तो न्यायालय कैसे? जो उसके समक्ष विषय हैं उस विषय पर विचार कर ले और विचार करने के पश्चात क्या करे? जो भी उसके समक्ष विषय हैं उस विषय पर विचार करे और विचार कर लेने के पश्चात क्या करे? तथ्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे और उस अस्वीकार को इतना अधिक असंभाव्य बना दे, उस अस्वीकार को क्या कर दे? अस्वीकार को इतना अधिक अधिसंभाव्य बना दे, अधिक संभाव्य बना दे कि प्रज्ञावान व्यक्ति भी मान ले कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है। ठीक उसका उल्टा, यानी न्यायालय अपने समक्ष जो भी विषय हैं विचार करे और विचार करने के पश्चात ये मान ले कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है, यानी तथ्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे। ये जो अस्वीकार कर रहा है इस अस्वीकार को इतना अधिक संभाव्य बना दे कि प्रज्ञावान व्यक्ति भी मान ले, प्रज्ञावान व्यक्ति भी मान ले कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है, नहीं है। बस यही परिभाषा। इसमें क्या था कि तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार करे और इस स्वीकार को इतना अधिक संभाव्य बनाए कि प्रज्ञावान व्यक्ति मान ले कि तथ्य का अस्तित्व है, और यहाँ पे तथ्य के अस्तित्व को अस्वीकार करे और इस अस्वीकार को इतना अधिक संभाव्य बनाए कि प्रज्ञावान व्यक्ति मान ले कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है। ये दो बातें थी इसमें, दोनों हम लोग समझ गए। अब साबित नहीं हुआ पे हम लोग चलते हैं। साबित नहीं हुआ, साबित नहीं हुआ क्या होता है? जब किसी तथ्य को ना तो साबित किया जाए, ना तो साबित किया जाए और ना ही ना साबित किया जाए, तो वही तथ्य क्या कहलाते हैं? वही तथ्य साबित नहीं हुआ कहलाता है। ना तो कोई तथ्य साबित हो और ना ही ना साबित हो तो साबित नहीं हुआ कहलाता है। यानी साबित और ना साबित के बीच की कड़ी है। ये क्वेश्चन यूपी पीसीएसजे 2018 के प्री में पूछा गया था कि साबित नहीं हुआ का क्या मतलब होता है। तो साबित नहीं हुआ का मतलब होता है कि ना तो तथ्य साबित हो और ना ही ना साबित हो, वही साबित नहीं हुआ कहलाता है। तो हमने साबित, ना साबित, साबित नहीं हुआ, तीनों को हम लोगों ने देख लिया। साबित में क्या था कि न्यायालय तथ्य के अस्तित्व को क्या कर रहा था? स्वीकार कर रहा था। कैसे स्वीकार कर रहा था? जो विषय उसके समक्ष थे उस विषय पर विचार कर लेने के पश्चात तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार कर रहा था, और इस स्वीकार को इतना अधिक संभाव्य बना रहा था, इतना अधिक संभाव्य बना दे रहा था कि प्रज्ञावान व्यक्ति भी इस तथ्य के अस्तित्व को मान ले रहा था कि हाँ तथ्य का अस्तित्व है। और न साबित में क्या था
कि न्यायालय के समक्ष जो भी विषय हैं उस विषय पर विचार कर लेने के पश्चात उस तथ्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे रहा था, अस्वीकार कर दे रहा था। और इस अस्वीकार शब्द को इतना अधिक अधिसंभाव्य बना दे रहा था कि प्रज्ञावान व्यक्ति भी मान ले कि तथ्य का अस्तित्व नहीं है। ये बातें थी। और साबित नहीं हुआ में है कि ना तो साबित हो और ना ही ना साबित हो। ये तीन बातें हैं। अब हम लोग न्यायालय पढ़ेंगे, क्योंकि पिछले वीडियो में न्यायालय छूट गया था, जो कि सबसे पहले हमको पढ़ाना था, लेकिन वो गलती से छूट गया था। तो न्यायालय को हम लोग यहाँ पढ़ लेते हैं, फिर इसके बाद धारा 3 खत्म हो जाएगा, फिर धारा 4 हम लोग पढ़ेंगे। न्यायालय 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 उसमें छूट गया था। न्यायालय को हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। न्यायालय का मतलब क्या होता है? न्यायालय में 3 लोग शामिल बताए गए हैं। पहला, सभी प्रकार के न्यायाधीश, और दूसरा मजिस्ट्रेट, और तीसरा साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति। 3 लोग न्यायालय की परिभाषा में आते हैं। और इसी में कह रहा है मध्यस्थ को छोड़कर। मतलब बेयर एक्ट में आप देखेंगे तो न्यायालय की परिभाषा इस प्रकार से दी गई है कि सभी प्रकार के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट और मध्यस्थ को छोड़कर साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। बेयर एक्ट में क्या लिखा है कि सभी प्रकार के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ को छोड़कर साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति न्यायालय के अंतर्गत आते हैं। मध्यस्थ को छोड़कर इस शब्द का इस्तेमाल इसलिए किया गया क्योंकि मध्यस्थ भी साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत होता है। मध्यस्थ साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत होता है, किंतु न्यायालय की परिभाषा के अंतर्गत मध्यस्थ नहीं आता है। तो न्यायालय की परिभाषा में हम लोगों ने क्या देखा? न्यायालय की परिभाषा में हम लोगों ने देखा सभी प्रकार के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए प्राधिकृत व्यक्ति, मध्यस्थ को छोड़कर 3 लोग शामिल हैं। कौन कौन शामिल हैं? न्यायाधीश शामिल हैं, मजिस्ट्रेट शामिल हैं, और कौन शामिल है? साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। ये 3 लोग मिलकर के क्या बनाते हैं? न्यायालय बनाते हैं। ये प्री में पूछा जाता है कि निम्न में से कौन न्यायालय में शामिल नहीं है, और ऑप्शन दे देता है। ठीक है, तो न्यायालय में याद रखिए 3 लोग ही शामिल है। पहला न्यायाधीश, दूसरा मध्यस्थ, तीसरा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। मध्यस्थ शामिल नहीं है। और अगर बेयर एक्ट की लैंग्वेज की बात करेंगे तो बेयर एक्ट के लैंग्वेज में इस्तेमाल किया गया है न्यायालय के लिए कि सभी प्रकार के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, मध्यस्थ को छोड़कर साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। तो 3 लोग शामिल हैं। पहला न्यायाधीश, दूसरा मजिस्ट्रेट, और तीसरा साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति। ये 3 लोग न्यायालय में शामिल हैं। अब हम लोग जान लें कि न्यायालय में हम लोगों ने जान लिया कि न्यायालय में कौन कौन लोग शामिल हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं धारा 4 की ओर। इस तरह से धारा 3 कंप्लीट हुआ। हम लोगों ने धारा 3 में क्या पढ़ा? सबसे पहले न्यायालय पढ़ा, फिर हम लोगों ने तथ्य पढ़ा, फिर हम लोगों ने सुसंगत तथ्य पढ़ा, और फिर विवादक पढ़ा, न्यायालय पढ़ा, तथ्य पढ़ा, सुसंगत पढ़ा, विवादक पढ़ा, फिर दस्तावेज पढ़ लिया हम लोगों ने, साक्ष्य पढ़ लिया, साबित, न साबित, और साबित नहीं हुआ हम लोगों ने पढ़ा। साबित नहीं हुआ हम लोगों ने ये पढ़ा। एक बार
थोड़ा फास्ट तरीके से इसको रिवाइज कर लें हम लोग, तो न्यायालय में कौन कौन लोग शामिल हैं? सभी प्रकार के न्यायाधीश, मजिस्ट्रेट, साक्ष्य लेने के लिए वैध रूप से प्राधिकृत व्यक्ति, मध्यस्थ को छोड़कर। तथ्य में हम लोग पढ़ें तो जिसका ज्ञान हमारी ज्ञानेंद्रियों से हो या जिसका भान हमारे मस्तिष्क से हो वो तथ्य हैं। सुसंगत में हम लोगों ने क्या पढ़ा कि जिस तथ्य का जिसका इस्तेमाल विवादक तथ्य को साबित करने के लिए करते हैं वो सुसंगत तथ्य है, या जो कड़ी से कड़ी जोड़ें वो सुसंगत तथ्य है, या दो तथ्य हो और दोनों एक दूसरे के अस्तित्व या अनस्तित्व पर निर्भर हों वो सुसंगत तथ्य है। तीसरा हम लोगों ने विवादक तथ्य पढ़ा। विवादक तथ्य में है जो पक्षकारों के मध्य विवाद के विषय हों वही तथ्य हैं। मतलब एक पक्षकार हाँ करे दूसरा इनकार करे, या जिस तथ्य के जांच या अन्वेषण की आवश्यकता होती है वो विवादक तथ्य हैं, या जिन तथ्यों पर जिन तथ्य के साबित या ना साबित हो जाने पर पक्षकारों के अधिकार और दायित्व का निर्धारण होता है वो विवादक तथ्य हैं। हम लोगों ने दस्तावेज में पढ़ा कि किसी पदार्थ पर किसी अंक या अक्षरों से जो कुछ भी लिखा जाएगा, कोई चिन्ह बना दिया जाएगा, वो दस्तावेज है। साक्ष्य में हम लोगों ने पढ़ा कि ऐसी विधिक सामग्री, ऐसी विधिक साधन जिसका इस्तेमाल किसी तथ्य को साबित या ना साबित करने के लिए करते हैं वो साक्ष्य है। इसमें टेलर, बेंथम, आसबर्न शब्दकोश की भी हम लोगों ने परिभाषा पढ़ा। साबित में हमने पढ़ा कि न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व को स्वीकार करे और उस स्वीकार को इतना अधिक संभाव्य बना दे कि प्रज्ञावान व्यक्ति भी मान ले कि तथ्य का अस्तित्व है। न साबित में हम लोगों ने पढ़ा कि न्यायालय किसी तथ्य के अस्तित्व को अस्वीकार कर दे और उसके अस्वीकार को इतना अधिक संभाव्य बना दे कि प्रज्ञावान व्यक्ति भी मान ले कि वो तथ्य वर्तमान नहीं है। साबित नहीं हुआ, इन दोनों के बीच की कड़ी है। जब कोई तथ्य ना तो साबित हुआ हो और ना ही ना साबित हुआ हो वो क्या कहलाएगा? साबित नहीं हुआ। इतना हम लोगों ने धारा 3 में पढ़ा था। भारत को हम लोगों ने नहीं पढ़ा। भारत में स्पष्ट है। भारत किसे कहते हैं? संपूर्ण भारत क्षेत्र भारत है। पहले लिखा जाता था कि जम्मू कश्मीर को छोड़कर शेष सभी भारत है। अब जम्मू कश्मीर को शामिल करते हुए सभी भूभाग भारत के अंतर्गत आते हैं। तो इतना हम लोगों ने पढ़ा। अब हम लोग आगे पढ़ते हैं धारा 4। धारा 4 उपधारणा। उपधारणा की बात करती है। सेक्शन 4 उपधारणा। उपधारणा का क्या मतलब होता है? उपधारणा का मतलब होता है अनुमान लगाना। अनुमान लगाना मतलब क्या है कि अगर कहीं से धुआं निकल रहा है तो हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ आग लगी होगी। अगर कोई स्वेटर जैकेट पहन के निकल रहा है तो हम लोग अनुमान लगा लेते हैं कि वहाँ पर ठंड पड़ रही है। कोई अगर छाता लेकर के चल रहा है तो हम लोग ये अनुमान लगा लेते हैं या तो धूप से बचने के लिए छाता लिया है और या तो बारिश से बचने के लिए छाता लिया है। यानी वहाँ पे या तो गर्मी है या तो बारिश हो रही इसलिए छाता लिया है। तो अनुमान लगाना, उपधारणा का मतलब क्या हुआ? अनुमान लगाना। मतलब न्यायालय अगर किसी तथ्य की उपधारणा कर ले तो वो तथ्य अभियोजन को साबित नहीं करना पड़ेगा। यानी न्यायालय अनुमान लगा लेगी कि ये तथ्य है तो ऐसा हुआ होगा। यही है उपधारणा का मतलब। उपधारणा का मतलब अनुमान लगाना। अगर न्यायालय किसी तथ्य की उपधारणा कर ले तो उस तथ्य को साबित करने की आवश्यकता नहीं है, किंतु उस तथ्य के खिलाफ साक्ष्य देकर के उसे खंडित किया जा सकता है। उपधारणा का मतलब क्या हो गया? अनुमान लगाना। न्यायालय अगर किसी तथ्य की उपधारणा कर ले तो क्या मतलब उसका होता है कि उस तथ्य को साबित नहीं करना पड़ेगा। इतना हो गया इसका थोड़ा सा ब्रीफ, थोड़ी सी जानकारी। अब इसको हम लोग थोड़ा डिटेल से पढ़ते हैं उपधारणा को। तो उपधारणा 2 प्रकार की होती है। उपधारणा 2 प्रकार की होती है। पहली है तथ्य की उपधारणा। तथ्य की उपधारणा, ये जो तथ्य की उपधारणा होती है न्यायालय इसे करने के लिए बाध्य नहीं होता है। तथ्य की उपधारणा
उपधारणा दो प्रकार की मैं बताया, एक तो तथ्य की उपधारणा और दूसरी विधि की उपधारणा। विधि की उपधारणा, तथ्य की उपधारणा और विधि की उपधारणा। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि इस विधि की उपधारणा भी दो प्रकार की होती है। विधि की उपधारणा भी दो प्रकार की होती है। एक विधि की खंडनीय उपधारणा, खंडनीय उपधारणा, और एक अखंडनीय उपधारणा यानी निश्चायक सबूत जिसे कहते हैं, निश्चायक सबूत या अखंडनीय उपधारणा, अखंडनीय उपधारणा। यह है, यानी उपधारणा दो प्रकार की है, एक तथ्य की उपधारणा और दूसरी विधि की उपधारणा। विधि की उपधारणा दो प्रकार की होती है, खंडनीय उपधारणा और विधि की अखंडनीय उपधारणा यानी निश्चायक सबूत। तथ्य की उपधारणा न्यायालय करने के लिए बाध्य नहीं होता है, न्यायालय करने के लिए बाध्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि तथ्य हमेशा परिस्थितियों के हिसाब से चेंज होते रहते हैं और जो हमेशा चेंज होता रहे उस काम को न्यायालय करने के लिए बाध्य नहीं होता है। जब न्यायालय जिस उपधारणा को करने के लिए बाध्य नहीं होता है वहां पे शब्द प्रयोग किया जाता है उपधारणा कर सकेगा। कर सकेगा मतलब, कर सकेगा का मतलब क्या होता है? बाध्य नहीं है। और जब कर सकेगा का प्रयोग किया जाए तो क्या समझ लीजिएगा कि ये तथ्य की उपधारणा है और ये तथ्य परिस्थितियों के हिसाब से बदलते रहते हैं, इसलिए न्यायालय करने के लिए बाध्य नहीं है। और जब बाध्य नहीं है तो शब्द का प्रयोग किया जाता है कि उपधारणा कर सकेगा। कौन कौन से सेक्शन है ये भी प्री में पूछा जाता है, सेक्शन दे दिया जाता है, पूछ लिया जाता है कि निम्न में से कौन सी तथ्य की उपधारणा है और 4 सेक्शन दे देता है, या मैचिंग करने के लिए दे देता है। एक तरफ लिख देगा तथ्य की उपधारणा और एक तरफ विधि की उपधारणा और सेक्शन दे देगा। तो ये हम लोग जान लें कि कौन कौन से ऐसे सेक्शन हैं जिसमें न्यायालय तथ्य की उपधारणा कर सकेगा, यानी तथ्य की उपधारणा को न्यायालय मानता है। तो सेक्शन 86 है, 87 है, 88 है, 90 है, 114 है, 118 है, यानी धारा 86, 87, 88, 90, 114 और 118 ऐसे सेक्शन हैं जिनमें न्यायालय उपधारणा कर सकेगा। न्यायालय उपधारणा कर सकेगा, यानी ये कौन से उपधारणा होती है? तथ्य की उपधारणा होती है। तथ्य की उपधारणा होती है। ये जो सेक्शन 86 है ये कौन सी उपधारणा है? ये तथ्य की उपधारणा है। सेक्शन 87 कौन सी उपधारणा है? सेक्शन 87 तथ्य की उपधारणा है। ये पूछ लिया जाए, मान लीजिए कि धारा 87 कौन सी उपधारणा है और ऑप्शन दे दिया जाए, पहला विधि की उपधारणा, दूसरा विधि की अखंडनीय उपधारणा और तीसरा ऑप्शन दे दिया जाए तथ्य की उपधारणा और चौथा ऑप्शन दे दिया जाए मिश्रित उपधारणा। तो कौन सी उपधारणा है? सेक्शन 87 तथ्य की उपधारणा है। और तथ्य की उपधारणा न्यायालय करने के लिए बाध्य नहीं है, इसलिए उपधारणा कर सकेगा प्रयोग किया जाता है। क्लियर? इस सारे सेक्शन को हम लोग आगे बहुत डिटेल से पढ़ेंगे। यहाँ पे सिर्फ इतना समझ लीजिए कि कौन कौन से सेक्शन ऐसे हैं जो तथ्य की उपधारणा से संबंधित हैं। तो सेक्शन 86, 87, 88, 90, 114, 118 ऐसे सेक्शन हैं जो तथ्य की उपधारणा से संबंधित हैं और यहाँ पर उपधारणा कर सकेगा का इस्तेमाल किया जाता है। और मैं आप लोगों को बताया कि जब उपधारणा कर सकेगा का इस्तेमाल किया जाता है तो वो तथ्य की उपधारणा होती है। और तथ्य की उपधारणा करने के लिए न्यायालय बाध्य नहीं है। तो कौन कौन से सेक्शन हैं जो तथ्य की उपधारणा को बताते हैं? 86, 87, 88, 90, 114 और 118। क्लियर? अब विधि की उपधारणा की बात करें तो विधि की उपधारणा करने के लिए न्यायालय क्या होता है? बाध्य होता है। क्यों बाध्य होता है? क्योंकि सभी लोग विधि से बाध्य हैं, चाहे न्यायालय हो चाहे कोई भी हो, सभी लोग विधि से बाध्य हैं। तो इसलिए विधि की जो भी उपधारणा होगी उसे करने के लिए न्यायालय बाध्य होगा। और जब न्यायालय बाध्य होगा तो यहाँ शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा उपधारणा करेगा। उपधारणा करेगा, यानी विधि की उपधारणा न्यायालय करने के लिए बाध्य होता है, इसलिए क्या इस्तेमाल किया जाता है? उपधारणा करेगा। क्यों बाध्य होता है? क्योंकि विधि से सभी लोग बंधे हैं,
न्यायालय भी बंधा है, तो जब विधि से बंधा है तो उसको मानने के लिए बाध्य है, तो इसलिए ये बाध्य होता है। और इसलिए शब्द का प्रयोग किया जाता है कि करेगा। और कर सकेगा का मतलब क्या होता है, उसका स्वविवेक है, मन करेगा तो करेगा, नहीं मन करेगा तो नहीं करेगा। और करेगा का इस्तेमाल किया जाता है तो मतलब उसको करना ही करना है, वो पूरी तरीके से बाध्य है। और विधि की उपधारणा भी दो प्रकार की बताई गई है, एक खंडनीय और एक निश्चायक सबूत। इसको आप लोग नोट कर लीजिए, हम इसको मिटा के फिर उसको समझते हैं। अब देखिए, विधि में मैंने बताया कि दो प्रकार की उपधारणा है, इसको हम लोग डिटेल से समझ लेते हैं थोड़ा विधि की उपधारणा को। यह है विधि की उपधारणा। विधि की उपधारणा, उपधारणा का मतलब अनुमान लगाना, अभी हम क्लियर करवा देंगे इसको समझा करके। विधि की उपधारणा न्यायालय करने के लिए क्या होती है, बाध्य होती है। इसलिए कौन से शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, करेगा, उपधारणा करेगा। ठीक, अब ये दो प्रकार की बता दी गई। पहली कौन सी प्रकार बताई गई, पहली प्रकार बताई गई विधि की खंडनीय उपधारणा, विधि की खंडनीय उपधारणा। और दूसरा कौन सा बताया गया, विधि की अखंडनीय उपधारणा, अखंडनीय उपधारणा। इसको निश्चायक सबूत भी कहते हैं, निश्चायक सबूत भी कहते हैं। अब ध्यान दीजिए कि विधि की जो खंडनीय उपधारणा होती है, इसको साक्ष्य दे करके इसका खंडन किया जा सकता है, साक्ष्य दे करके इसका खंडन किया जा सकता है, खंडन किया जा सकता है। इसलिए इसको इस्तेमाल किया गया खंडनीय उपधारणा। और जो विधि की अखंडनीय उपधारणा है यानी निश्चायक सबूत है, न्यायालय इसको खंडित करने के लिए साक्ष्य स्वीकार नहीं करेगा, साक्ष्य स्वीकार नहीं करेगा। ठीक, अगर हम इसमें एग्जाम्पल की बात समझें तो कौन कौन से सेक्शन है, 79, 80, 81, 83, 85, 85, 79, 80, 81, 83, 85, 89, 104, 105, 107, 108, इतने सेक्शन हैं। कौन कौन से सेक्शन हैं, 79, 80, 81, 83, 85, 87, 104, 105, 107, 108, इतने सेक्शन हैं। 89 भी इसी में शामिल है, 89 भी है। 79, 80, 81, 83, 85, 87, 89, 104, 105, 107, 108, मतलब 79, धारा 79 कौन सी उपधारणा है, विधि की खंडनीय उपधारणा है। विधि की खंडनीय उपधारणा याद रखिए, यहाँ से क्वेश्चन प्री में आता ही आता है, दे देगा, पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सी तथ्य की उपधारणा है, 4 ऑप्शन देगा, या दे देगा कि निम्न में से कौन सी विधि की खंडनीय उपधारणा है, 4 ऑप्शन देगा, या तो दे देगा कि निम्न में से कौन सा विधि की अखंडनीय उपधारणा है, तो 4 ऑप्शन दे देगा। इस तरीके से पूछा जाता है तो कन्फ्यूज हो जाते हैं, तो इसलिए हम सारे सेक्शन को उठा करके एक जगह रख दिए। 79 कौन सी है, विधि की खंडनी है। 80 कौन सी है, विधि की खंडनी है। 81, 83, 85, 87, 89, 104, 105, 107, 108 ये विधि की खंडनी है। और अगर हम लोग निश्चायक सबूत की बात करें तो निश्चायक सबूत में 112, 113, 115, 116, 116, 117 और आईपीसी की धारा 82, एविडेंस का 41 भी माना जाता है। यानी 41, 112, 113, 115, 116, 117 इतना क्या हो गया, विधि की अखंडनीय। यानी अगर न्यायालय 112 के अंतर्गत उपधारणा करेगा तो फिर इसका खंडित करने के लिए साक्ष्य नहीं दिया जा सकेगा। अब इसमें किसी एक सेक्शन को उठा करके हम लोग एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। मान लीजिए हम लोग इसको 112 के समझ लेते हैं। 112 में कहा है कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना निश्चायक सबूत है। क्या कहा है, जन्म होना निश्चायक सबूत है।
112 में 112 में कह रहा है कि विवाहित स्थिति के दौरान जन्म हुआ हो, विवाहित स्थिति के दौरान क्या हुआ हो, जन्म हुआ हो, तो जन्म कैसा कहा जाएगा, ये धर्मजत्व का निश्चायक सबूत कहा जाएगा, धर्मजत्व का निश्चायक सबूत माना जाएगा। यानी अगर किसी व्यक्ति का जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के वैध विवाह से या विधिमान्य विवाह के दौरान हुआ है तो क्या कहलाया जाएगा, उस पिता का धर्मजत्व पुत्र कहलाएगा। दूसरा इसी में कहा गया है, यह विवाह विघटन के 280 दिन के भीतर माता के अविवाहित रहने के दौरान उसका जन्म हुआ हो तो क्या कहलाएगा, वो भी धर्मजत्व का निश्चायक सबूत कहलाएगा। न्यायालय ऐसी उपधारणा करेगी कि हाँ उसी पिता का पुत्र है और इसके खिलाफ साक्ष्य नहीं लेगी। एक इसमें अपवाद बताया गया है कि अगर गर्भ धारण के समय उस माता और उस पुरुष का मिलन संभव नहीं था तब नहीं माना जाएगा कि वो उसका धर्मजत्व पुत्र है। तो मैंने 112 में क्या बताया कि जन्म हुआ हो, किसी व्यक्ति का क्या हुआ हो, जन्म हुआ हो। जन्म कैसे हुआ हो, पहला तो कह रहा है विवाहित स्थिति के दौरान हुआ हो, विधिमान्य विवाह या विवाहित स्थिति के दौरान हुआ हो। किसकी विवाह के, उसकी माता और किसी पुरुष के। मतलब अगर उसका जन्म उसकी माता और किसी पुरुष के विधिमान्य विवाह के दौरान हुआ है तो वो उस पुरुष का धर्मजत्व संतान कहलाएगा। दूसरा, उसका जन्म कैसे हुआ हो, विवाह विघटन के बाद 280 दिन के भीतर हुआ हो या 280 दिन के भीतर हुआ हो या माता के अविवाहित रहने के दौरान हुआ हो, माता के अविवाहित रहने के दौरान हुआ हो तो धर्मजत्व का निश्चायक सबूत होगा। यानी 112 में जन्म अगर हुआ है तो ये जन्म धर्मजत्व का निश्चायक सबूत होगा। कब होगा, जब इसका जन्म इसकी माता और किसी पुरुष के विधिमान्य विवाह के दौरान हुआ हो या विवाह के विघटन के 280 दिन के भीतर या माता के अविवाहित रहने के दौरान हुआ हो तो यह माना जाएगा कि यह पुरुष जो है उसका धर्मजत्व, अपने पिता का धर्मजत्व संतान है। न्यायालय ये विधि की अखंडनीय उपधारणा करेगा और इसको साक्ष्य द्वारा खंडित नहीं किया जाएगा। ये था विधि की अखंडनीय उपधारणा का एग्जाम्पल 112। विवाहित स्थिति के दौरान जन्म होना धर्मजत्व का निश्चायक सबूत है। जन्म कैसे हुआ हो, पहला मैंने बताया कि उसकी माता और किसी पुरुष का विधिमान्य विवाह के दौरान जन्म हुआ हो। दूसरा मैंने बताया विवाह विघटन के दौरान माता के अविवाहित रहते हुए या 280 दिन के भीतर हुआ हो तो ये विधि की अखंडनीय उपधारणा है। अगर 108 की बात करें, इसमें खंडनीय उपधारणा में धारा 108 की अगर हम लोग बात करें इस खंडनीय उपधारणा में तो 108 क्या कहता है कि अगर किसी व्यक्ति का 7 वर्षों तक, किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्षों तक कुछ ना सुना गया हो ना देखा गया हो तो ये उपधारणा न्यायालय करेगा। क्या करेगा, उपधारणा करेगा कि वह व्यक्ति मर चुका है। अगर किसी व्यक्ति के बारे में 7 वर्षों से ना तो कुछ सुना गया है और ना ही देखा गया है तो न्यायालय क्या करेगा, उपधारणा करेगा कि वह व्यक्ति मर गया है, किंतु साक्ष्य द्वारा इसे अखंडित किया जा सकता है, साक्ष्य द्वारा इसे खंडित किया जा सकता है। यही है विधि की उपधारणा। विधि की उपधारणा खंडनीय उपधारणा है तो इसका साक्ष्य द्वारा खंडन किया जा सकता है। अर्थात जो व्यक्ति ये कहेगा कि नहीं वो व्यक्ति मरा नहीं जीवित है, वो साक्ष्य दे करके इसको खंडित, इस उपधारणा को खंडित कर सकेगा। किंतु यहाँ पर जो 112 है ये विधि की अखंडनीय उपधारणा है। अगर ये बात साबित हो जाती है कि किसी पुरुष का जन्म उसकी माता या किसी पुरुष के विधिमान्य विवाह के दौरान हुआ है तो मान लिया जाएगा कि उस पुरुष का ये विधिमान्य यानी धर्मजत्व संतान है। और अगर विवाह विघटन के दौरान 280 दिन के भीतर माता के अविवाहित रहने के दौरान हुआ हो तो भी माना जाएगा कि ये उस पुरुष का धर्मजत्व संतान है, उस पुरुष का ये धर्मजत्व संतान है और इसके खिलाफ साक्ष्य नहीं लिया जाएगा। यही है निश्चायक सबूत, विधि की अखंडनीय उपधारणा। आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करते हैं कि सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होंगी, सारी चीज़ें आप लोगों के समझ में आई होंगी। आगे के वीडियो में हम लोग आगे पढ़ेंगे धारा 5 से, और अगर समझ में आया हो तो कमेंट करके आप लोग बताइए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक और शेयर करिए। धन्यवाद।